नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जियोग्राफी का 5th चैप्टर आज हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारा ये जो चैनल है वो आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। और सेकेंडरी चीज़ जो आप हमारे लिए कर सकते हैं वो है आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों या मित्रों में अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को हमारे इस वीडियो के बारे में जानकारी मिले। और साथ ही आप लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। साथ ही हमारे पास आपके लिए जो एनसीईआरटी की जानकारियां हैं उन सभी चीज़ों को मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप इन्हें एक नोटबुक में नोट करते चलें ताकि ये आपके काम आए। हम एनसीईआरटी को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा फंडामेंटल नॉलेज क्या हो सके, बढ़ सके, इसलिए हमें इसे पढ़ना अति आवश्यक है। तो आप इसे पढ़ना और सुनना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करता हूं। क्या आपने कभी अपने स्कूल या घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष या झाड़ियों के या घास के मैदान या पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के? भारत एक ऐसा विशाल देश है जहां पर अनेक प्रकार की जैव विविधताओं की क्या है, आप कल्पना कर सकते हैं। भारत में हमारा देश जो है विश्व में लगभग 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। मतलब जो 12 जैव विविधताओं के वाले देश में से हमारा जो देश है वो एक है। और उनमें से हम 47,000 विभिन्न जाति पौधों के पाए जाने के कारण इसका हमारे देश में कौन सा स्थान है? 10वां। याद रखिएगा, हमारे देश में इसका स्थान कितना है? 10वां। और एशिया में इसका कौन सा स्थान है? 4थे स्थान पर ये आता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। तो 15,000 फूलों में से हमारा जो भारत है उसमें विश्व में फूलों के पौधों का ये 6% का भाग है। और इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे कि फर्न, शैवाल जिसे एल्गी बोलते हैं, कवक जिसे फंजाई बोलते हैं, भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम कौन सी वनस्पति कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। भाई जो स्वयं हो गया पैदा, है ना। जैसे कभी आपने देखा होगा, आपने कभी नीम का पेड़ नहीं लगाया लेकिन एक नीम का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो अपने आप ही स्वयं लंबे समय तक मानवीय प्रभाव में नहीं पड़ा, लेकिन वो स्वयं भी क्या हो गया? वह जन्म लेकर उसे बड़ा हो गया। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे अपन क्या बोलते हैं? देशज। मतलब ऐसी वनस्पति जो कि हमारे भारतीय है उसे हम क्या बोलते हैं? देशज कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम विदेशज पौधे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमारे देसी पौधे हैं उनको हम देशज बोलते हैं और जो देसी नहीं है उन्हें विदेशज बोलते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। यानी कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत दो बातें हो गई। हमें यहाँ पे समझ में आई कि हम जब जंतु जगत को बांटते हैं तो उसमें क्या है? प्राणी और वनस्पति दो भागों में बांटते हैं, प्राणी जगत और वनस्पति जगत। तो हमने जब ये पढ़ा था वहाँ पर जीव विज्ञान वाले पोर्शन में, चलो आगे और भी बताएंगे। तो हम इसे दो भागों में बांटते हैं, एक वनस्पति जगत यानी कि प्राणी जगत और दूसरा वनस्पति जगत। तो जानवरों के लिए जो पढ़ते हैं उन्हें प्राणी जगत बोलते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, धरातल, भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार और मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमान भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है जिन पर वन्य प्राणी का आश्रय होता है। सेकंड बात, मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती हैं जो विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। मरुस्थल में बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों में के डेल्टा क्षेत्र में पर्णजीवी वन पाए जाते हैं।
पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आगे आते हैं जलवायु। तापमान के कारण वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और जलवायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करता है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करता है। अब मैं यहाँ पर एक जो है चार्ट जैसा बता रहा हूँ, वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। देखो, वनस्पति खंड कौन से हैं? उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन। जो उष्ण वनस्पति खंड हैं, उनका औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, तभी वो उष्ण है ना, गर्म है ना। इसका टेम्परेचर औसतन क्या होता है? 24 डिग्री से अधिक होता है। और जनवरी में औसत तापमान इनका कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कोई टीका टिप्पणी तो कोई पाला नहीं होता है इसमें। उपोष्ण कटिबंधी मतलब ये 17 से 24 डिग्री तक इनका जो वार्षिक औसत वार्षिक तापमान होता है, और जनवरी के महीने में इनका जो टेम्परेचर होता है 10 से 18 होता है। पाला कभी कभी इसमें लगता है। शीतोष्ण यानी ठंडा, 7 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान होता है और जनवरी में -1 से लेके -10 डिग्री तक हो सकता है, और कभी पाला कभी बर्फ यहाँ पर होती है। अल्पाइन का मतलब जो है वो और ज़्यादा ठंडा, यानी कि 7 डिग्री से कम, और यहाँ की जो औसतन जलवायु है वो जनवरी के महीने में वो तापमान 1 डिग्री से कम होता है, और यहाँ पर हमेशा जो है बर्फ आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो डाटा लिया गया है ये भारत के पर्यावरण एटलस जून 2001 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली वाले सेक्शन से लिया गया है। सूर्य का प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल की ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है ना। सूर्य का प्रकाश जो है वो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है और ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतुओं में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? तो भाई हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति इसलिए है क्योंकि देखो, उत्तर के साइड पे तो जो हिमालय का क्षेत्र है वो क्या है, काफ़ी बर्फीला है, और दक्षिण के साइड पे ये थोड़ा थोड़ा होता हुआ क्या है, जैसे कुमायूं हिमालय, ठीक है, नवीन हिमालय, तो ये सब क्या है, थोड़े वहाँ पर बर्फ की क्षेत्र क्या है, कम है, और नदियाँ जो है इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इसलिए जब इधर पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा उत्तर की साइड से कम होता है, इसलिए यहां पर क्या होता है, अपेक्षाकृत वनस्पतियां आपको मिल जाती हैं। वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो आप ज्ञात करें कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? तो अभी वही मैंने बताया, अब इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्यों के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पतियों के कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजना और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहे हैं। परियोजना कार्य, अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वर्ष का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। मतलब जो वनों का क्षेत्रफल था सन 2003 तक 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में बहुत से भागों में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है।
कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। परियोजना कार्य। चित्र 5.1 में दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और इनमें से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.5% है। ठीक है, भारत में वनों का क्षेत्रफल भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी पर पादप तथा जीवों के वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं। किसी क्षेत्र में पादपों की प्रकृति, देखो इससे आपको वो चीज़ निकालनी है जो अभी हमने पढ़ा है ना। यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किस में जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो देखो 90% जो है वो मिजोरम में दिखा हुआ है और सबसे कम जो है वो अंडमान निकोबार और उसके अलावा पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, अंडमान निकोबार का ही मुझे कम का याद है, दमनदीप भी है ना। और नहीं सर, अंडमान निकोबार ज़्यादा है, दमनदीप कम है। इसको आप एक बार देखना है ना, तो आप इसे पॉज करके एक बार इसको जूम करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा ऊपर के 2 क्वेश्चनों के आंसर जो मैंने अभी बोले। काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन पर को प्रभावित करती हैं। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अर्थ संवर्धित होते हैं तथा एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मानव कैसे किसी स्थान में पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है? मनुष्य वन्य जीव और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिक उपयोग करता है। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भी भय होता है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम यानी कि बायोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना जरूर है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। 5 मैंने बोले। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथा, पर्वतीय वन और 5वां मैंग्रोव वन। इसमें मैंने जो आपको बताया इनको आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो नीचे चित्र दिख रहा है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। स्थल परत को अगर देखें तो नीचे की तरफ आपको हरियाली दिख रही है जो 1.5 मीटर तक है। उसके बाद जो है सेक्शन वो झाड़ी परत का है। इसके बाद 5 मीटर तक का ये सेक्शन जो है थोड़ा सा हरा दिख रहा है। फिर ये नवीन वृक्ष हैं जिनको अपन ये इस तरीके से देख सकते हैं। ये 20 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पे वितान परत कहलाती है, और 40 मीटर जिसके ऊंचाई पर निर्गत परत कहलाती है, और अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर तक के वृक्ष होते हैं। तो इस तरीके से इनको क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डिवाइडेड किया गया है, तो ताकि ये समझ में आ सके, है ना। इस तरीके के वनों के एरिया हैं, मतलब झाड़ी वन जो झाड़ी परत है वो 1.5 है। नवीन वृक्ष जो है वो 5 मीटर तक जाते हैं। जो वितान परत है उसमें 20 मीटर तक जाते हैं। फिर वितान परत और निगर परत ये 20 मीटर और 40 मीटर, और अधिकतम ऊंचाई जो इनकी है वो 60 मीटर तक होती है। अब यहाँ पर आते हैं भारत में मैप पर। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एकदम ग्रीन कलर से दिख रहा है। तो ये ग्रीन कलर आपको एक तो ये पश्चिमी घाट में दिख रहा है, पूर्वी घाट के इस चेन्नई वाले हिस्से में दिख रहा है, इसी पूर्वी घाट में ये उड़ीसा वाले पोर्शन पर दिख रहा है, और ये पूरा जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर ग्रीनरी है, मतलब ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ऑलमोस्ट क्या है, पूरे भारत में पाए जाते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है ग्रीन टाइप का, ये जो है ये पूरा जो है ये पूरे भारत में पाए जाने वाले वन जो है मोस्टली क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं तो ये है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन पर्वत वाले सेक्शन पे पाए जाएंगे, ये पर्वतीय वन है, ठीक है। सेकेंड फिर पर्वतीय वन का है, पर्वत वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ये पर्वतीय वन है ना, इसको बोलते हैं पर्वतीय वन। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है वो मैग्रोव वन। तो मैग्रोव वन जो है वो यहाँ दो जगह दिख रहे हैं, एक तो इस वाले पोर्शन पर है ना, कलकत्ता वाले थोड़े से साइड पर, जिसको अपन बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा, और इस वाले हिस्से पर दिख रहा है, थोड़ा सा इधर दिख रहा है ना। तो ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पर चेन्नई के साइड से मरीना बीच के आसपास का हिस्सा है, और ऊपर की तरफ पकड़ बढ़े तो यहाँ पर उड़ीसा वाले साइड पर। और फिर उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो एक तो ये राजस्थान वाला पोर्शन, राजस्थान गुजरात वाला एरिया, ये कटीले वन का है। और इसके अलावा बीच में अगर अपन देखें तो ये क्षेत्र जो है वो ये उसी क्षेत्र का है, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का है। आगे बढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे बढ़ते हैं तो ये वन क्या होते हैं, पश्चिमी घाटों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। कहाँ कहाँ है, जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु तक सीमित है। और ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म है और आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ पर वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं, और वनों में इनकी भिन्नता ऊंचाइयों के स्तर पर देखने को मिलती हैं। वृक्ष में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस यानी कि बोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों की आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है, और इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, और ये वन प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते इन वृक्षों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग होने हेतु साफ कर लिए गए हैं, और कुछ भागों में पशुचारण होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली और सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कटीले तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो कैसी दिखती हैं? इस तरीके की दिखती हैं कटीले वन और झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। आकासिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में पानी पीना
हाँ जी। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम हो सके, और शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों से में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ यानी कि पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं, और ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिणीय ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर पाइन पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं और अंततः झाड़ियों के रूप में बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर और बक्करवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं मैंग्रोव वन। यह वन तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार और भाटा आता है की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पतियां मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, और इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इस जगह पर मिलते हैं। यहाँ जो ऊपर अपन ने छोड़ा इसको पढ़ते हैं। वनस्पतीय पादप। भारत प्राचीन समय से मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, और इनमें से 52 पादप अति संकटाग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। पहला, सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है, और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज के बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायक होता है। अर्जुन। ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायक करता है, और यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल। इनके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं, और इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र में औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं, उस स्थान के लोगों को कौन कौन सी बीमारी में ये प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक वनस्पतिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके? तो इन चीज़ों के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। आओ विचार करें कि यदि वनस्पति
वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं तो क्या मनुष्य उन अवस्था में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्या अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? आगे बढ़ते हैं वनस्पति। उससे पहले ये चीज देखें, अब क्रियाकलाप तो छोड़ो। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं और देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का लगभग 13% है और यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं जो कि विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी हैं और सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग यानी कि गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि अन्य कुछ जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं तथा यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था? भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगालों के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है और यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। और तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल नीली भेड़ और जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बतीय जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा के भी यहाँ कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस और कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। आइए वन्य प्राणियों का हिस्सा देखते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं तो देखिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में क्या मिलता है। ये दचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो देखिए ये सारे जो हैं प्राणी वन निचय, इनको बोल सकते हैं अपन वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। तो हम जो है सबसे पहले क्या देखते हैं, नेशनल पार्क देखते हैं जिसको किस तरीके से दिखाया, ब्लू कलर के ट्रायंगल से दिखाया। तो दचीग्राम जो है ये ऊपर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आते हैं नीचे केवला देव घाना, रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है। राजस्थान में केवला देव घाना और रणथंभौर है। शिवपुरी ये मध्य प्रदेश का है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। राजगीर जो है ये बिहार का है। सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा का है। कान्हा और तदोबा जो है मध्य प्रदेश के हैं। इधर की तरफ चलें तो काजीरंगा जो है ये असम का है। मानस असम का है और गोरुमारा जो है वो सिक्किम का है। इधर पे चलें तो गिर जो है वो गुजरात। उसके बाद ये संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र का है। इसके अलावा नीचे की तरफ पढ़ें तो गोइंडी जो है राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है ये चेन्नई में है। बांदीपुर जो है वो यहाँ पर जो है साउथ में इस हिस्से में पाया जाता है। इसके अलावा वन्य प्राणी अभ्यारण्य है और पक्षी अभ्यारण्य। तो रंगाडितू और जो है बेदान थंगाल ये जो है पक्षी अभ्यारण्य है ना। इसके बाद पेरियार जो है नीचे की तरफ देख रहे हो आप, कन्याकुमारी के पास जो हिस्सा है ये केरल का पास जो ये केरल में पेरियार है। इसके अलावा अपन चले वन्य प्राणी अभ्यारण्य में कवाल, पोचेरम, अटुंगरम ये ना, ये दमपारा। उसके बाद चंद्रप्रभा महानदी जो नेपाल का महानदी वाला से ये ऊपर का जो दिख रहा है ये सरिसिका, ये सभी क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य है, हाँ अभ्यारण्य है। महत्वपूर्ण परियोजना कार्य, ये तो इतनी ज़रूरत नहीं है।
प्रवासी पक्षी, आइए जानते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं और इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वह लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में यहाँ आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसला बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश के अनेक दर्शनीय स्थलों में से यहाँ भी एक प्रकार की कीमती मतलब ये है। और क्या ये कीमती धरोहर नहीं है? तो ये बिल्कुल कीमती धरोहर है। हमने अपनी फसलें जैव विविधता विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के निचय से। हमने बहुत से औषधि पादप का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशुओं की प्रकृति द्वारा दिए गए सारे जानवरों में चुने गए हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधनों के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस और अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों तथा जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों के अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला, देश में 14 जीव मंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से चार जो हैं वो सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। 14 जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र, तो 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू सकाई वोवा, अगस्त्य मलाई, कंचनजुंगा, पचमढ़ी और अचनकमार, अमरकंटक। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 89 नेशनल पार्क और 490 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जैव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। 89 नेशनल पार्क और 490 वन्य प्राणी अभ्यारण्य। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक वनस्पति तंत्र के महत्व को समझना चाहिए तथा यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो बातें हमने आपको बताई ये आज अच्छी जानकारी थी जो चैप्टर 5 में जियोग्राफी के सेक्शन में हमने देखी। यहाँ अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे वैकल्पिक प्रश्नों में रबड़ के संबंध में किस प्रकार की वनस्पति है, तो ये अभी हमने पढ़ा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्रों में हमको ये मिलता है। सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढ कर इस चैप्टर को सुनकर देने हैं। सिमलीपाल जीवन मंडल निचय किस राज्य में है, तो सिमलीपाल मैंने अभी ऊपर देखकर आपको बताया था। आप मुझे बताइए कि आपको ये कहाँ पर देखने को मिला है और ये किस राज्य में है। भारत में कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं, तो इनमें से आप मुझे बताइए कि जो 14 मैंने गिने उनमें से कौन सा है ये। तो ये जानकारी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देना अति आवश्यक है ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पर कितनी चीज़ें आपके काम की हैं और इनमें से आपने किन चीज़ों को नोट करके अपनी नोटबुक में लिखा है। तो आज का चैप्टर था प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जो कि कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जियोग्राफी वाले सेक्शन से हमने लिया था। अब आगे के चैप्टर जो हैं वो बने रहेंगे। 6वें चैप्टर के साथ जल्दी ही हम पहुंचेंगे। इसके अलावा हम आप सभी से फिर से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेन बात जो है वो शेयर करना। जितना शेयर करेंगे दोस्तों उतना ही हमें सपोर्ट मिलेगा आपका। शेयर और लाइक हमारे मदद के लिए आप हमेशा करते रहिए ताकि हम आपके साथ नए नए वीडियो के साथ आते रहें। नई तैयारियां आपको करनी है और इन सभी के लिए हमें आपसे जुड़ना है और आपको हमसे जुड़ना है। इन्हीं बातों के साथ विराम लेता हूं मैं अभी और नई वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।